हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे और आपके यूट्यूब चैनल राहुल बायो में। और आज से पढ़ने वाले हैं एक नया चैप्टर, क्लास 10th साइंस बायो का एक नया चैप्टर जिसका नाम है नियंत्रण एवं समन्वय, जिसको हम लोग जो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के नाम से भी जानते हैं। तो आज हम क्या करने वाले हैं, इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं और इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट करवाने में एक या दो या तीन वीडियो लग सकता है। तो ये एक दो या तीन वीडियो में जो है ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। साथ ही साथ ये चैप्टर समाप्त होने के बाद आपको एकदम बेहतरीन नोट्स मिलेगा इस चैप्टर का, और वो आपको जो है इस वीडियो के लास्ट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया जाएगा, जहां से आप क्या कर सकते हैं कि फ्री में उस नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। घर पे काफी अच्छे तरीका से बैठकर जो है पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो केवल क्या करना है, केवल आपको लेक्चर को देखना है और लास्ट में आपको नोट्स तो मिल ही जाएगा। ठीक है, सबसे पहले अगर देखा जाए तो हमको इस चैप्टर का नाम समझना है, उसके बाद में चैप्टर में क्या है, कौन सा टॉपिक है, क्या क्या पढ़ाया गया है, उसको समझना है। तो सबसे पहले देखिए, नियंत्रण एवं समन्वय यानी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो अभी अगर देखा जाए तो हमारे ऊपर मेरा कंट्रोल है, कब क्या बोलना है, कब क्या समझाना है, कब क्या करना है। तो मेरे ऊपर जो है मेरा अपना नियंत्रण है। हम देखेंगे कि हमारे शरीर में नियंत्रण जो है किस प्रकार से होता है, कौन कौन सा अंग जो है किस किस कार्य को नियंत्रित करता है। उसके बाद में है समन्वय। समन्वय यानी कहने का अर्थ है कि समन्वय आपको देखने को मिलेगा एक परिवार में भी। एक परिवार में बहुत सारे होते हैं सदस्य, और सारे सदस्य जो है एक दूसरे से मिलजुल के काफी अच्छे तरीका से जो है कार्य को करते हैं। उसी प्रकार से अगर देखा जाए तो समन्वय हमारे शरीर में भी देखने को मिलेगा, कोऑर्डिनेशन, जिसमें एक या एक से अधिक अंग क्या करता है, आपस में तालमेल मिलाकर जो है कार्य को करता है। जिस प्रकार से देखा जाए तो पाचन भी अभी शरीर में हो रहा है और हृदय भी धड़क रहा है, दोनों काम एक साथ चल रहा है। ऐसा ऐसा दो काम नहीं, शरीर में बहुत सारा काम जो है एक ही समय में जो है बहुत सारा काम शरीर में हो रहा है। तो ये सारे अंगों को एक साथ क्रिया करवाने के लिए जो है कौन जिम्मेवार है, कौन करवा रहा है, सबके बीच जो है समन्वय स्थापित कौन कर रहा है, इसको हम लोग देखेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। प्रत्येक टॉपिक को हम आपको समझाते हुए आगे बढ़ेंगे। आपको फिर से एक बार बता देते हैं, आपको आसानी से आपको नोट्स मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया जाएगा, जहां से आप जाके टेलीग्राम ग्रुप में आप जो है नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले आपको यहाँ पे केवल समझना है, दूसरा कुछ नहीं करना है। तो पहला जो टॉपिक है उसका नाम है उद्दीपन, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं स्टिमुलस। उद्दीपन, उद्दीपन यानी कहने का अर्थ यह हुआ, उद्दीपन वो है हमारे पर्यावरण में अगल बगल में हो रहे बदलाव को ही क्या कहते हैं, उद्दीपन कहते हैं। हमारे अगल बगल में जो भी बदलाव हो रहा है वही क्या है, मेरे लिए उद्दीपन है। जैसे अगर देखा जाए कि अभी मान लीजिए हम सोए हुए हैं, और कोई व्यक्ति आया और कान में जो है कस के चिल्ला दिया, नींद तुरंत टूट जाएगा। तो वो क्या है, मेरे लिए एक उद्दीपन है। सोए हुए हैं, कोई जो है कोई हमारे शरीर को टच किया, जग गए, वो भी उद्दीपन है। सोए हुए हैं, कोई आकर जो है आंख पे जो है काफी लाइट जो है जला रहा है, टॉर्च लाइट, उससे भी जग गए, वो भी एक उद्दीपन है। बाहर घूमने के लिए गए थे, ठंडी का मौसम था, धूप निकल गया, गर्मी हो गया, कपड़ा जो है खोल दिए, जैकेट वैकेट, और ऐसे ही घूमने लगे, तो वो हम लोग के लिए वो जो प्रकाश था, वो जो उष्मा था, वो भी उद्दीपन है। यानी कहने का अर्थ है जिसके कारण से क्रिया होगा वो सारे क्या कहलाएंगे, सारे उद्दीपन कहलाएंगे। जैसे प्रकाश एग्जाम्पल दिए, अभी अभी जैसे मान लीजिए आपको हम पढ़ा रहे हैं, कोई आकर अगर सीधे हमारे आंखों पर अगर अगर लाइट जलाएगा तो तुरंत ही हम आंख बंद कर लेंगे, उद्दीपन था। इसके कारण से क्या किए, हम कोई क्रिया किए। सोए हुए हैं, कोई आगे कान में कस के चिल्ला दिया, तुरंत ही जाग जाएंगे, ये भी हम लोग का उद्दीपन है। उसके बाद में गंध, अभी यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, मम्मी अगर अच्छा खाना बनाई है,
पढ़ाना छोड़ देंगे, चल जाएंगे नीचे गंध के कारण से कि क्या खाने में बन रहा है। तो ये भी एक उद्दीपन है जिस कारण से हम अनुक्रिया किए। उसके बाद में स्पर्श, मान लीजिए कहीं पे आप सोए हुए हैं, चाहे कहीं पे बैठे हुए हैं, पीछे से आगे कोई टच किया, तुरंत जो है पीछे झांक के देखने लगे कौन था, किसने टच किया, ये भी उद्दीपन है। यानी हमारे पर्यावरण में अगल बगल में हो रहे बदलाव, ये सारे क्या होंगे, सारे उद्दीपन होंगे, और जिसके कारण से क्या करते हैं, हम कोई क्रिया करते हैं। एक बार फिर से सुनिए, पर्यावरण में हो रहे बदलाव के कारण जब हम क्रिया करते हैं तो उस बदलाव को ही हम लोग क्या कहेंगे, उद्दीपन कहेंगे। समझ में आ रहा है? बिल्कुल आसान है उद्दीपन को समझना। और उसी प्रकार से मान लीजिए यहाँ पे कोई केबल का तार था, यहाँ पे मान लीजिए कोई बिजली का तार है जो कटा हुआ है और हमको मालूम नहीं है कटा हुआ है, पढ़ाते पढ़ाते वहां पे टच हो गया, तुरंत हाथ जो है पीछे खींच के जो है पीछे हट गए, तो वो भी एक उद्दीपन है जिस कारण से हम क्या किए, क्रिया किए। तो उद्दीपन क्या है, पर्यावरण में हो रहे बदलाव को उद्दीपन कहते हैं, जिस कारण से क्या कहते, जिस कारण से जो है हम अनुक्रिया करते हैं। जैसे मान लीजिए एक और आप लेके चल सकते हैं, आप आसानी से आराम से बैठे हुए थे, ठंडी का दिन था, कपड़ा कम पहने हैं, ठंडी और ही बढ़ गया, तुरंत जो है कांपने लगेंगे, तो वो भी क्या है, एक उद्दीपन है। ठीक है। उसके बाद में सेकंड है अनुक्रिया। अनुक्रिया को इंग्लिश में बोलते हैं रेस्पॉन्स। तो उद्दीपन के कारण की गई क्रिया को अनुक्रिया कहते हैं। उद्दीपन के कारण की गई क्रिया को क्या कहेंगे, अनुक्रिया करेंगे। जैसे मान लीजिए घर में कोई गिलास है, उस गिलास में पानी रखा हुआ है और पानी गर्म है काफी, और आप जो है कहीं से गर्मी में जो है घर से बाहर गए थे और जो है घर पे आए, गिलास में पानी देखे, तुरंत ही उस गिलास को पकड़े पानी पीने के लिए, तुरंत हाथवे जर गया, हाथवा तुरंत पीछे खींच के जो ऐसे ऐसे करने लगे, तो वो भी क्या है, वो भी एक उद्दीपन है जिस कारण से क्या किए हैं कि आप क्रिया किए हैं। तो उद्दीपन के कारण की गई क्रिया को ही क्या कहेंगे, अनुक्रिया कहेंगे। जैसे कि आपका यही प्रकाश है, प्रकाश आंख पे डाला, आंख बंद कर दिए, अनुक्रिया हो गया। सोए हुए थे, कोई कस के चिल्ला दिया, आंख खोल के जो है गुस्सा हो गया, उसको लगे बोलने लगे, अनुक्रिया हो गया। तो वही दिया गया है, किसी उद्दीपन के कारण की गई क्रिया को ही हम लोग क्या कहेंगे, अनुक्रिया कहेंगे। ठीक है। जैसे कि गर्म वस्तु पर हाथ रखने से हाथ को पीछे खींचना। ठीक है, ये तो बहुत ही बेस्ट एग्जांपल है क्योंकि एनसीईआरटी के बुक में ये दिया हुआ है। एक बार फिर से बता दे रहे हैं, किसी उद्दीपन के कारण की गई क्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, अनुक्रिया कहेंगे। ठीक है। तो आइए अब आगे देखते हैं जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय जो है किस प्रकार से होता है। तो आइए समझते हैं कि जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय का क्रिया किस प्रकार से होगा। पहले बात आप ये समझिए कि पौधों में और जंतुओं में, दोनों में नियंत्रण एवं समन्वय का क्रिया जो है बिल्कुल अलग अलग तरीका से होगा। पौधा जो है अपने अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन अलग तरीका से करेगा, और जो भी जंतु है यानी जानवर जो है उसके अंदर जो है अलग तरीका से होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय किस प्रकार से होता है। उसके बाद में पढ़ेंगे कि पौधों में ये किस प्रकार से देखने को मिलता है। ठीक है। तो जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय दो प्रकार से हो सकता है। पहला है हम लोग का तंत्रिका तंत्र से हो सकता है, या तो अंतःस्रावी तंत्र से देखने को मिल सकता है। ठीक है, तंत्रिका तंत्र से हो सकता है या हो सकता है अंतःस्रावी तंत्र से। तंत्रिका तंत्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं, नर्वस सिस्टम कहते हैं। अंतःस्रावी तंत्र को क्या कहते हैं, इंडोक्राइन ग्लैंड सिस्टम होगा। ठीक है, चाहे इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं इंडोक्राइन सिस्टम, इंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, समझ में आ रहा है बात। तो यानी कि जंतुओं में नियंत्रण समन्वय दो प्रकार से हो सकता है, या तो तंत्रिका तंत्र द्वारा होगा या तो अंतःस्रावी तंत्र के द्वारा होगा। ठीक है। तो तंत्रिका तंत्र क्या है, तंत्रिका तंत्र कुछ नहीं है। तंत्रिका तंत्र जो है क्या है, तंत्रिका कोशिका का जो है बना हुआ एक जाल है। और तंत्रिका कोशिका कैसा होता है, तंत्रिका कोशिका कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है।
और यही क्या है, हमारे शरीर में पूरा एकदम फैला हुआ है, पूरा बिछा हुआ है। और इसी के कारण से क्या होता है कि एक अंग से दूसरे अंग तक जो है सूचना जा पाता है। जिस प्रकार से आपके घर में वायर होता है, वायर यानी कि तार, तार क्या करता है, बोर्ड से सूचना को बॉल तक ले जाता है। बॉल को जलाना है कि नहीं जलाना है, उसको बंद रखना है कि क्या करना है, वो सूचना जो है जाता है बोर्ड से। तो उसी प्रकार से वो बोर्ड क्या हो गया, बोर्ड हमारा ये ब्रेन है, मस्तिष्क जो हम लोग का सर के अंदर है। और ये तार क्या है, ये तार ये तंत्रिका कोशिका है जो पूरे शरीर में बिछा हुआ है। अब यहाँ पे कुछ सोचेंगे, यहाँ पे सोच रहे हैं कि ना अभी ये पढ़ाना है, तो सूचना यहाँ से होते हुए यहाँ हाथ तक आएगा, हाथ उठेगा और हाथ जो है लिखना शुरू कर देगा। तो एक तो ये तरीका है कि यानी कि नियंत्रण एवं समन्वय का क्रिया तंत्रिका तंत्र के द्वारा हो सकता है। तंत्रिका तंत्र जो है सूचना को विद्युत आवेग में ढोता है। ये तंत्रिका तंत्र के अंदर जो तंत्रिका कोशिका है, ये सूचना को क्या करेगा, विद्युत आवेग के रूप में ढोएगा, करंट के रूप में। इसी कारण से क्या होगा कि सूचना जो है काफी जाएगा तेजी से। अभी आप हमको सुन रहे हैं, हम बोल रहे हैं और आप तुरंत उस बात को सुन भी ले रहे हैं। ऐसा तो नहीं हो रहा है कि हम बोल दिए उसके 2 मिनट बाद आपको सुनाई दिया कि क्या बोले हैं, ऐसा तो नहीं होता है, बहुत फास्ट क्रिया होता है। अभी अगर आप देख रहे होंगे, अगर ऐसे कर दिया जाए तो तुरंत आप जो है आंख बंद कर लीजिएगा। तो ये क्रिया कितना तेजी से हुआ है, तो ये क्रिया तेजी से इसीलिए हुआ है क्योंकि ये तंत्रिका तंत्र के द्वारा की गई क्रिया है। और इसमें तंत्रिका तंत्र क्या है, तंत्रिका कोशिका का बना हुआ एक जाल है। और तंत्रिका तंत्र में मुख्य रूप से जो है 2 अंग होंगे, एक हम लोग का मस्तिष्क और जो भी है हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है, इसको अभी हम यहीं पर रखते हैं। उसके बाद में है अंतःस्रावी तंत्र। अंतःस्रावी तंत्र के अंदर आपको देखने को मिलेगा अंतःस्रावी ग्रंथि। ग्रंथि होते हैं 2 प्रकार के, एक होती है बाह्य स्रावी ग्रंथि और एक होता है अंतःस्रावी ग्रंथि। तो बाह्य स्रावी ग्रंथि के द्वारा जो भी रसायन बना के निकाला जाता है उसको हम लोग एंजाइम कहते हैं। और उसको क्या करता है कि उसको एक नलिका के अंदर डालता है। जैसे कि हम लोग पाचन तंत्र में पढ़ चुके हैं कि यहाँ पे पेट के नीचे, यहाँ पे हम लोग को वैसे मान लीजिए कि अग्नाशय देखने को मिलता है, पैनक्रियाज जो खाना को पचाता है, ये अग्नाशय क्या करता है कि अपने द्वारा एंजाइम को बनाकर इस नलिका के अंदर अंदर डालता है। तो ये गुण किसका हो गया, ये गुण हो गया बाह्य स्रावी ग्रंथि का। और इसी अग्नाशय का कुछ भाग ऐसा होता है जो इंसुलिन नामक हार्मोन को बनाता है। तो उस हार्मोन को इस नलिका के अंदर ना डालकर क्या करेगा, सीधे जो है रक्त में मिला देगा। और अंतःस्रावी ग्रंथि के द्वारा बनाया गया रसायन को हम लोग क्या कहते हैं, हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं, हार्मोन कहते हैं। और बाह्य स्रावी ग्रंथि के द्वारा बनाया गया रसायन को क्या कहते हैं, एंजाइम कहते हैं। ठीक है, तो यानी कि अंतःस्रावी तंत्र क्या करेगा कि कुछ ना कुछ रसायन, कुछ ना कुछ केमिकल को बनाकर नलिका के अंदर ना छोड़ के सीधे रक्त में मिला देगा। और रक्त तो हर जगह है, अब हर जगह वो जाएगा तो क्या होगा, हर जगह जो है वो सूचना चल जाएगा। हार्मोन को कहते हैं रासायनिक दूत कहते हैं। दूत यानी कहने का अर्थ है सूचना को पहुंचाने वाला अंग में हर जगह। ठीक है, और तंत्रिका तंत्र के द्वारा की गई क्रिया काफी तेज होती है, लेकिन अंतःस्रावी तंत्र के द्वारा जो की गई क्रिया होगी ये इसके अपेक्षा क्या होगा, थोड़ा स्लो होगा। जैसे कि अगर देखा जाए तो कुछ 10 साल 12 साल 11 साल होने के बाद में क्या होता है कि धीरे धीरे मूंछदारी आने लगता है। तो ये जो भी शरीर में बदलाव हो रहा है यह अंतःस्रावी तंत्र में पाए जाने वाले अंतःस्रावी ग्रंथि से निकला हुआ कुछ हार्मोन के कारण से ये हो रहा है। तो इसमें तो थोड़ा समय लगता है कि ना। तो ये है हम लोग का जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय 2 प्रकार से हो सकता है, एक तंत्रिका तंत्र के द्वारा हो सकता है, दूसरा जो है अंतःस्रावी तंत्र के द्वारा हो सकता है। तंत्रिका तंत्र किसका बना हुआ है, तंत्रिका कोशिका के जाल की तरह है जो पूरे शरीर में बिछा हुआ है। ये क्या करता है, सूचना को एक अंग से लेकर दूसरे अंग तक पहुंचाता है। ये सूचना को क्या करता है, विद्युत आवेग के रूप में ढोने का काम करता है, करंट के रूप में। इसी कारण से क्या होता है कि सूचना काफी
जाता है तेजी से। इसके द्वारा तंत्रिका तंत्र के द्वारा की गई क्रिया काफी फास्ट होगा, काफी तेज होगा। वही अंतःस्रावी तंत्र में देखने को मिलता है अंतःस्रावी ग्रंथि, जो क्या करता है कि अपने अंदर कुछ रासायनिक पदार्थ को बनाकर नलिका में ना छोड़ के सीधे कहाँ मिलाता है, सीधे मिला देता है रक्त के अंदर। और उस रासायनिक पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, हार्मोन कहते हैं। और इसका दूसर का नाम है रासायनिक दूत। दूत यानी कि संदेश लेके जाएगा पूरा शरीर में कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सब जो है ये करता है। ठीक है, तो आइए इसी चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है ग्राही, यानी कहने का अर्थ है रिसेप्टर। तो ग्राही जो है हमको देखने को मिलता है ज्ञानेंद्रिया में। ज्ञानेंद्रिया कितनी होती है हमारे शरीर में? 5 होती है। जैसे मान लीजिए कि नाक हो गया, उसके बाद में कान हो गया, उसके बाद में जो है हम लोग का आंख हो गया, त्वचा हो गया, जीभ हो गया। ये जीभ ये क्या है? ये हमारे शरीर में पाए जाने वाली 5 ज्ञानेंद्रियाएं हैं, जिसके सहायता से क्या करते हैं कि अगल बगल में जो भी बदलाव हो रहा है उस सबको महसूस करते हैं। ठीक है, जीभ से क्या करते हैं? स्वाद का पता लगाते हैं। त्वचा से पता लगाते हैं स्पर्श को, कोई छू रहा है, कोई जो है टच कर रहा है उसको मालूम करते हैं। उसके बाद में जो है आँख से हम लोग जो है मालूम करते हैं कि क्या है आगे, क्या है आगे क्या नहीं है। उसके बाद में प्रकाश का भी पता लगाते हैं, प्रकाश ज़्यादा धीमा है कि ज़्यादा तेज है। उसके बाद में कान से जो है हम लोग किसी आवाज़ को सुनते हैं, किसी आवाज़ के द्वारा किसी के बात को समझते हैं। उसके बाद में नाक से क्या करते हैं हम लोग जो है सुगंध का पता लगाते हैं। ठीक है, तो इसी हिसाब से अगर देखा जाए तो ग्राही मुख्य रूप से तो ग्राही तो आपको प्रत्येक कोशिका के ऊपर देखने को मिलेगा, जो और अलग अलग ग्राही जो है अलग अलग प्रकार की सूचनाओं के लिए काम करता है। जैसे कि एक ग्राही ऐसा होता है जो क्या करता है कि इंसुलिन के लिए काम करता है। उसके ऊपर आएगा इंसुलिन आएगा तब जाके कोशिका झिल्ली का दरवाजा खुलेगा, कोशिका के अंदर जो कोशिका झिल्ली है उसका गेट खुलेगा, तब जाके ग्लूकोज जो है आ पाएगा। तो इसके उतना डीपली आपको नहीं जाना है। इस हिसाब से देखिए कि ग्राही आप जो है मुख्य रूप से आपको ज्ञान इंद्रियाओं में देखने को मिलेगा। और ये जो है और ये ज्ञान इंद्रियाओं में कहाँ देखने को मिलेगा? तंत्रिका कोशिका के शीर्ष पे। तो यहाँ पे आप एक तंत्रिका कोशिका आप जो है देख रहे हैं। उसके बाद में ये जो बनाया गया है ये भी क्या है? ग्राही है। ये जो बनाया गया है ये भी एक क्या है? ग्राही है। तो मान लीजिए यहाँ पे मान के चलिए कि हाथ है। ठीक है, मान के चलिए 3 उंगली हो गया, 4 और 5, मान लीजिए ये हाथ है आदमी का। तो यहाँ पे कोई घटना घट रहा है। जैसे मान लीजिए कि इसके हाथ में कांटी चुभ गया, तो कांटी चुभा है तो अब ये सूचना जो है रसायन के रूप में यहाँ पे आएगा और यहाँ पे ग्राही तक जाएगा। ग्राही जो है सूचना को लेकर आगे जो है इस तंत्रिका कोशिका को देगा और इस प्रकार से जो है सूचना जो है आगे की तरफ बढ़ते रहेगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखिए ग्राही यानी कि आपको ज्ञान इंद्रियाओं में देखने को मिलता है। ज्ञान इंद्रिया कितना है? 5 है, नाक, कान, आंख, त्वचा और जीभ। ठीक है, तो जैसे और आपको तो 5 को ज्ञान इंद्रियाएं हैं, तो 5 ज्ञान इंद्रियाएं में अलग अलग प्रकार के ग्राही होंगे और अलग अलग प्रकार के ग्राही जो है अलग अलग प्रकार के सूचनाओं के लिए काम करेंगे। जैसे पहल का है हम लोग का घ्राण ग्राही। घ्राण ग्राही क्या करता है? घ्राण ग्राही आपको देखने को कहाँ मिलेगा? आपको ये देखने को मिलेगा नाक में। ठीक है, और घ्राण ग्राही क्या करता है? इसी के सहायता से क्या करते हैं कि हम लोग जो है सुगंध का पता लगा पाते हैं। अब हाथ से क्या हम लोग सुगंध का पता लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि हाथ में वो जो सुगंध का पता लगाने वाला जो है ग्राही नहीं है, रिसेप्टर नहीं है। ठीक है, उसके बाद में प्रकाश ग्राही। प्रकाश ग्राही आपको कहाँ देखने को मिलेगा? आपको आंख में देखने को मिलेगा। और इसी प्रकाश ग्राही से क्या करते हैं हम लोग? प्रकाश को देख पाते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है बात? उसी प्रकार से अगर देखा जाए तो श्रावण ग्राही कहाँ देखने को मिलेगा? आपका कान में देखने को मिलेगा। और श्रावण ग्राही किसके लिए काम करता है? ध्वनि के लिए काम करता है। उसके बाद में आपको देखा जाए तो तापग्राही, तापमान घट रहा है बढ़ रहा है, तो ये तापग्राही कहाँ देखने को मिलेगा? त्वचा में देखने को मिलेगा, जिसके सहायता से जो है हम लोग तापमान का
घट रहा है, बढ़ रहा है, कि इसके बारे में जो है हम लोग पता लगा सकते हैं। उसी प्रकार से स्पर्शग्राही, ये भी कहाँ देखने को मिलेगा, त्वचा में ही देखने को मिलेगा। उसके बाद में रस संवेदी ग्राही, ठीक है, यानी कोई रस के लिए काम करेगा, कोई टेस्ट वाला यहाँ पे बात हो रहा है। तो ये रस संवेदी ग्राही कहाँ देखने को मिलेगा, जीभ में देखने को मिलेगा। कोई भी खाना खा रहे हैं या जो भी भोजन ग्रहण कर रहे हैं तो उसका रस में उसका स्वाद कैसा है, इस टेस्ट को मालूम करने में कौन सहायता करता है, रस संवेदी ग्राही। और रस संवेदी ग्राही कहाँ देखने को मिलेगा, हमको जीभ में देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये हम लोग का ग्राही, ग्राही होते हैं 5, घ्राण ग्राही कहाँ देखने को मिलेगा, नाक में। और अलग अलग प्रकार के ग्राही जो है अलग अलग प्रकार के सूचना के लिए काम करते हैं। जैसे प्रकाश ग्राही हमेशा काम करेगा प्रकाश के लिए ही। अगर प्रकाश ग्राही से अगर हम लोग चाह दे कि स्वाद का पता लगाए तो वो नहीं हो सकता है, ठीक है। घ्राण ग्राही नाक में देखने को मिलेगा, स्वाद का पता लगाएगा। प्रकाश ग्राही आंख में देखने को मिलेगा, ये प्रकाश के लिए काम करेगा। उसके बाद में श्रवण ग्राही, ये जो है आपका कान में देखने को मिलेगा, जो आवाज को जो है पता लगाएगा। उसके बाद में तापग्राही त्वचा में देखने को मिलेगा, जिससे क्या होता है कि तापमान घट रहा है कि बढ़ रहा है उसको मालूम करता है। रस संवेदी ग्राही आपको कहाँ देखने को मिलेगा, जीभ में देखने को मिलेगा, जिससे हम किसी भी भोजन का जो है रस, यानी कि उसका देखा जाए तो किसी भोजन को जो खाते हैं तो खाने के बाद उसका टेस्ट कैसा है हम लोग जो है लगा पाते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग को याद रख लेना है कि ग्राही कितने प्रकार के होते हैं, कौन सा ग्राही किस हमको अंग में देखने को मिलता है, और कौन सा ग्राही किसके लिए काम करता है। मुख्य रूप से जो है आपको ये भूलना नहीं है, आपको ये याद रखना है, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। तो आइए देखते हैं तंत्रिका कोशिका। तो यहाँ पे जो है आप तंत्रिका कोशिका का जो है चित्र देख रहे हैं। तंत्रिका कोशिका हमारे शरीर में पाए जाने वाली सबसे लंबी कोशिका है, और कुछ कुछ तंत्रिका कोशिका का लंबाई जो है 1 मीटर का भी देखने को मिलता है, ठीक है। तंत्रिका कोशिका ऐसा कोशिका है, जब कोई बच्चा अपने माँ के गर्भ में रहता है, जब भ्रूण अवस्था में रहता है, तो उसी समय उसके शरीर में जो है जितना तंत्रिका कोशिका बनने वाला होता है उतना बन जाता है, और आगे चल के जो है तंत्रिका कोशिका का शरीर में निर्माण नहीं होता है। जब कोई तंत्रिका कोशिका जो है क्षतिग्रस्त हो जाएगा तो दोबारा फिर जो है नया तंत्रिका कोशिका शरीर में बनता ही नहीं है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो तंत्रिका कोशिका बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको समझना, क्योंकि ये आपके एग्जाम में कई बार जो है पूछ दिया है, और इसका ड्राइंग भी आता है, और इसका पूरा कार्य विधि भी जो है पूछा जाता है। तो अगर आप इसका ड्राइंग बनाना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आपको यूट्यूब पर सर्च करना है तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र राहुल बायो। तो वहाँ से जो है किस प्रकार से इस तंत्रिका कोशिका को हम बना सकते हैं, वहाँ से जाके आप जो है उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो आइए मुख्य रूप से अगर बात किया जाए तो तंत्रिका कोशिका का 3 भाग है। सबसे जो पहला आप जो देख रहे हैं ये वाला जिसका नाम क्या है, द्रुमिका। द्रुमिका पहला भाग है। उसके बाद में दूसरा जो है हम लोग का कोशिका काय है। तीसरा जो है हम लोग का क्या है, तंत्रिकाक्ष है। तो ये 3 आपको भाग का नाम याद रखना पड़ेगा। मुख्य रूप से तंत्रिका कोशिका के 3 भाग है, द्रुमिका, उसके बाद में कोशिका काय, उसके बाद में जो है तंत्रिकाक्ष, ठीक है। तो द्रुमिका यहाँ पे जो आप देख रहे हैं धागे जैसी संरचना, ठीक है, ये भी द्रुमिका है, ये भी द्रुमिका है, उसके बाद में ये भी द्रुमिका है। ये सब क्या है, सब द्रुमिका है। द्रुमिका धागे जैसी संरचना होती है, जो क्या करती है, सूचना को प्राप्त करता है। जैसे मान लीजिए अगल बगल में कोई घटना घटा है, तो उस घटना का सूचना जो है द्रुमिका जो है लेगा। तो और उसके बाद में द्रुमिका सूचना को किसको दे देगा, कोशिका काय को दे देगा। द्रुमिका को इंग्लिश में बोलते हैं डेंड्राइट्स। तो यहाँ पे जो आप जो देख रहे हैं ये वाला जो पोर्शन देख रहे हैं जो रंगा हुआ है, इसका नाम क्या है, कोशिका काय, यानी कि साइटोन। तो कोशिका काय क्या करता है, कोशिका काय द्रुमिका से प्राप्त की गई सूचना, कोशिका काय द्रुमिका से प्राप्त की गई सूचना को विद्युत आवेग में परिवर्तित कर देता है। ये काम किसका है, यह काम है कोशिका काय का। और उसके बाद में तो ये हो गया कोशिका काय। उसके बाद में यहाँ पे जो हम लोग जो तंत्रिकाक्ष देख रहे हैं,
तंत्रिकाक्ष क्या करता है कि यहाँ पे जो कोशिका का है जो सूचना को विद्युत आवेग में परिवर्तित किया है उस सूचना को जो है ढोने का काम करता है। यह सिंपल सा समझिए कि एक तार की तरह है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर हम लोग का बैटरी है तो यहाँ से इस चार्ज को आगे ले जाने का काम जिस प्रकार से हम लोग का तार करेगा उसी प्रकार से यहाँ पे जो है तंत्रिकाक्ष करता है। क्या करता है? सूचना को ढो के यहाँ पे आगे मान लीजिए अगर दूसरा तंत्रिका कोशिका है तो उसको ले आके दे देगा। कौन दे देगा? ये क्या बोलते हैं कि तंत्रिकाक्ष। या तो आगे अगर कोई कोशिका को सूचना देना है तो ये आगे जो है ले आकर उसको दे देता है। और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं गोला गोला, ये क्या है? यह तंत्रिकाक्ष में पाए जाने वाले श्वान कोशिका है। ठीक है, केवल नाम आपको याद रखना है, आपके 10th में सिलेबस में नहीं है लेकिन आपको नाम याद रख लेना है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे जो आप बीच में देख रहे हैं ये क्या है? हम लोग का केंद्रक है, न्यूक्लियस है। अब केंद्रक क्या करता है? सारे कोशिकाओं के कार्य को नियंत्रित करता है। तो इसी प्रकार से आपको याद रखना है, धागे ऐसी संरचना ध्रुविका बोलेंगे, क्या करता है? सूचना को प्राप्त करता है। और कोशिका काय प्राप्त की गई सूचना को विद्युत आवेग में परिवर्तित करता है। तंत्रिकाक्ष सूचना को ढोने का काम करता है, सूचना को दूसरे तंत्रिका कोशिका को देने का काम करता है या दूसरे जो कोशिका है उसको देने का जो है काम करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये तंत्रिका कोशिका का चित्र आपको सीख लेना है कैसे बनेगा। उसके बाद में प्रत्येक भाग का जो कार्य है वो कैसे होगा वो भी आपको सीख लेना है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि इसी प्रकार से आपको वीडियो जो है टाइम पे मिलता रहे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।